लोगों का मनोबल कैसा है। दुनिया में काफी सारे देश ऐसे हैं जो कि शुरुआती दौर में ही घुटने टेक देते हैं। क्लासिक एग्जांपल अभी रिसेंटली वेनेजुएला का है कि अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। वो वहां 3 महीने तक डिप्लॉयड रहा। और उसके बाद वेनेजुएला में अंदरूनी हालत ऐसी हो गई कि राष्ट्रपति के खिलाफ वाइस प्रेसिडेंट दगाबाज निकली। डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिका के साथ मिल गए। उनके जो जनरल्स हैं वो अमेरिका ने खरीद लिए। तो वेनेजुएला जो है दूसरे एक्सट्रीम में है जहां भाई प्रेसिडेंट को उठा के ले गए और एक भी शॉट किसी ने नहीं फायर किया। और वरन उसके बाद से वाइस प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो तो अब वेनेजुएला को अमेरिका को बेच रहे हैं। तो किसी भी देश में युद्ध करते वक्त आम जो आवाम होती है, जनता होती है, उनकी मनोभावना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जापान देख लीजिए। जापान के ऊपर अमेरिका ने फाइनली एटम बॉम्ब गिराकर उनको बाध्य किया सरेंडर के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध होता रहा, जापान सरेंडर नहीं करेगा। युद्ध और लंबा चढ़ा। अमेरिका ने जापान के ऊपर स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग की। अमेरिका ने जापान के हर शहरों पर कन्वेंशनल हैवी बॉम्बर्स, उस वक्त के जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे, उनसे बॉम्बिंग की। लेकिन जापान ने घुटने नहीं टेके। फाइनली अमेरिका को मजबूर होकर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना पड़ा। तो ये देश की प्रवृत्ति होती है। हम कुछ दूसरे देशों के बारे में बात कर सकते हैं जहां जब दुश्मन आया हमला करने तो देश के अंदर ही कुछ लोगों ने दुश्मन के साथ मिलकर दुश्मन को पैसे दिए लड़ने के लिए। कई देश ऐसे हैं जहां जब दुश्मन लड़ने के लिए आया तो देश के अंदर ही कुछ लोगों ने दुश्मन के साथ व्यापार करते हुए अपने को और ज्यादा अमीर बनाया। तो हर तरह की मनोभावना होती है युद्ध के दौरान। जी। बिल्कुल आलोक सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, क्या ये वक्त आ गया है कि एक बड़े मुल्क से जंग के लिए कई सारे छोटे मुल्क एक हो जाएं? अब जैसे एशिया की बात करें तो चाइना सबके लिए ख़तरा, तो छोटे देश जो हैं समंदर के किनारे जो रह रहे हैं वो सारे मिलकर एक हो जाएं। मिडिल ईस्ट में ईरान के ख़िलाफ़ सारे एक हो जाएं, या अमेरिका के ख़िलाफ़ जो क्यूबन कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिकी कंट्रीज़ हैं, वो एक हो जाएं। क्या ये सिचुएशन आने वाले सालों में आपको लगता है हो सकती है क्या? हाँ अमित जी, देखिए ये बड़ा स्वाभाविक है कि अगर एक क्षेत्र में एक कोई बड़ा देश बड़ा खतरा बन के उभरता है, तो जो जो छोटे छोटे देश होते हैं वो आपस में संगठन बनाने लगते हैं कि कैसे अपना बचाव करें। लेकिन अभी जो साउथ चाइना सी में जो हो रहा था या इंडो पैसिफिक में जो हो रहा था, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए कोई मजबूत शक्ति नहीं खड़ी हो पा रही थी। जी। ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका को वहां से इतने जुगाड़ करने पड़ रहे थे, इतने इंतजाम करने पड़ रहे थे। जी। अब जापान में जो एक नया डेवलपमेंट हुआ है उससे चाइना को एक अच्छा काउंटर मिलेगा, और इसीलिए चाइना घबराया हुआ है कि जापान, जैसा कि हमारे देवनाथ सर ने बताया कि चाइना जापान ने अब अपनी नीति बदल ली है। अभी देखिए इसी जुलाई में उन्होंने अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन किया है, जो पहले नहीं था। 1940 के आसपास में जो आक्रामक रुख जापान का देखा गया था, जो चीन के एक बड़े भूभाग पर जापान ने कब्जा कर लिया था, उसमें उनके इंटेलिजेंस जो संस्था थी उसका बहुत बड़ा हाथ था। वो बड़े क्रूर रूप उनका द्वितीय विश्व युद्ध में देखा गया है विश्व के द्वारा। तो जापान ने फिर से अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की है पिछले ही महीने में। तो इससे भी चीन के कान खड़े हो गए हैं। आप देखिए, अगर वॉर टेक्नोलॉजी में जापान बहुत आगे है, और अगर जापान रक्षा के क्षेत्र में अपना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना शुरू करेगा तो बहुत जल्दी ही वो चाइना के खिलाफ एक बड़ी शक्ति के रूप में साउथ चाइना सी में खड़ा हो जाएगा और सभी देशों का एक सहारा बनेगा। आप देखिए, वो 6th जनरेशन फाइटर पर रिसर्च कर रहा है, जिस तरह के मिसाइल टेक्नोलॉजी वो डेवलप कर रहा है, जिस तरह के रडार टेक्नोलॉजी उसने डेवलप करने शुरू कर दिया है, उसने तुरंत अपनी रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर दी है। ये चाइना के लिए खतरा बन रहा है, और अमेरिका के लिए, और साउथ चाइना सी में जो छोटे छोटे देश हैं, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, वो ताइवान है, इनके लिए एक राहत की बात है। जी हाँ अमित जी। बिल्कुल। यूके देवनाथ साहब भी मेरे साथ बने हुए हैं। सर,
अभी अगर हम वेपन कैपेबिलिटीज़ की बात करें, वॉर कैपेबिलिटीज़ की बात करें, जो जो छोटे देश हैं वो भी इनोवेशन में लगे हुए हैं। हालांकि चाइना, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, रशिया, फ्रांस जैसे बड़े प्लेयर्स ज़रूर डिफेंस मार्केट में हैं, लेकिन अब भारत का भी जो इंडिजिनस डिफेंस मार्केट है वो ग्रो कर रहा है। वैसे भी जो छोटे देश हैं दुनिया के, बाकी खितों के दुनिया के, वो भी अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, अपने डिफेंस एडवांसमेंट पर लगातार वो भी एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं सर। जी हाँ अमित जी, हो क्या रहा है कि जैसे ड्रोन है, ड्रोन के लिए टेक्नोलॉजी भी आसानी से मिल जाती है। ड्रोन के स्पेयर पार्ट्स भी इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप घर में ही एक ड्रोन बनाना चाहें अपने घर के गैराज में, बहुत आसान है, क्योंकि ये सारे कॉट्स आइटम हैं, कमर्शियली ऑफ द शेल्फ मिल जाते हैं। अगर आप एक सूटकेस ला के हांगकांग, टोक्यो, अबू धाबी और दिल्ली की या बॉम्बे के किसी सुपरमार्केट में चले जाएंगे, आपको ड्रोन के सारे कंपोनेंट वहां मिल जाएंगे। इसी तरह से क्रूज मिसाइल बनाना तो अब अमेरिका में स्कूल के बच्चे प्रोजेक्ट में बना रहे हैं, क्योंकि उसका जो विंग बॉडी कॉम्बिनेशन है वो आसानी से प्रिंट हो जाता है, कॉलेज के प्रिंटर में ही प्रिंट हो जाता है। उसके जो इंजन है वो तो आजकल टॉयज में लगे होते हैं। आजकल तो बच्चे खिलौने में जो रिमोटली ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें ही ऐसे जेट इंजन लगे होते हैं, क्योंकि खिलौने के इंजन हैं। तो उनको इजीली आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं और एक क्रूज मिसाइल बना सकते हैं। जीपीएस गाइडेंस तो इतना सरल हो गया है, हम आप और हमारे बच्चे इजीली जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, और उसको मैरी करना विद टारगेट इंफॉर्मेशन बहुत ही आसान है। जीपीएस में अगर आप देखें वो हमें और आपको ही बता देता है कि रूट टू हरिद्वार ऐसा है, रूट टू इंडिया गेट ऐसा है। उसके आगे आपको उसको उसको बस एक क्रूज मिसाइल में फिट करना है, और टारगेट का जो कोऑर्डिनेशन है वो फीड करना है। और जिस तरह से हमारी और आपकी कार हमें बता देती है कि घर से सरोजिनी मार्केट कैसे जाना है, वो क्रूज मिसाइल भी आसानी से उस टारगेट तक पहुंच जाती है। छोटे देशों को एक और एडवांटेज ये है कि सारे जो छोटे देश हैं वो एनोनमस रहते हैं, उनके यहाँ कुछ भी डेवलपमेंट होती है कोई इतने ध्यान से फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे भारत या चीन या अब जापान अगर कुछ कर रहे हैं, तो दुनिया भर की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, मोसाद, सीआईए, केजीबी, भारत की हमारी आईबी, रॉ, सब ध्यान से देखती है क्या हो रहा है। लेकिन अगर छोटा सा एक देश है वो छोटा सा कुछ वेपन सिस्टम डिप्लॉय कर रहा है तो कोई नहीं देखता। देखिए ड्रोन थोड़ा गेम चेंजर है। अगर हम 2018 की याद करें, पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल बड़ी तादाद में हुआ नगोर्नो काराबाख के युद्ध में। इस तरफ आर्मेनिया, उस तरफ अजरबैजान। और पहली बार दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ने देखा कि ड्रोन का इस्तेमाल, ड्रोन सस्ते होते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप खरीद लीजिए जी। रेडीमेड ड्रोन। भारत में तो आप कहीं पे भी जाएंगे, शादी के मौसम में ड्रोन चल रहा है। वो अगर एक टीवी के कैमरे को लेके उड़ सकता है तो उस टीवी का कैमरा उससे डिसमाउंट कर दीजिए, उस वहां पर आप 3 किलो का एक बॉम्ब फिट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत तो शुक्रिया। एफओवी। जी। जी। कैप्टन साहब बहुत शुक्रिया, आलोक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। जल्द लौट रहे हैं।